हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू सिविल बॉडी चैनल। आज हम लोग स्टील ड्राइंग के कुछ क्वेश्चन देखने वाले हैं। आइए देखते हैं हमारा क्या है। पहला क्वेश्चन क्या है। ट्रस की सामान्य अवधारणा है कि सभी अवयव इनके द्वारा जुड़े होते हैं। जो ट्रस के मेंबर होते हैं वो किसके द्वारा जुड़े होते हैं। ठीक है, अब सबसे पहला यहाँ पे क्वेश्चन से एक ये आता है कि ट्रस क्या होता है। ट्रस क्या है। यह एक ट्रायंगुलर मेंबर है। ट्रायंगुलर मेंबर है जो किसके द्वारा बना होता है, 3 मेंबर के द्वारा बना होता है। एक मेंबर आपका ये है, एक मेंबर ये है और एक तीसरा मेंबर है। ठीक है, 3 मेंबर के साथ मिलके बना होता है। ठीक है, तो ट्रस क्या है हमारा, कौन सा मेंबर, एक ट्रायंगुलर मेंबर होता है। और जो ट्रस का जब हम एनालाइज करते हैं, ट्रस के बारे में पढ़ते हैं, ट्रस में जो होता है, जो हम लोड अप्लाई करते हैं ट्रस में, जब हम कभी भी ट्रस की अगर हम बात करेंगे, ट्रस में जो हम लोड अप्लाई करते हैं वो हमेशा हम कहाँ पे करेंगे, ट्रस में ऑलवेज लोड इज अप्लाइड ऑन द, कहाँ पे करेंगे, जॉइंट पे करेंगे। ठीक है, यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे करेंगे। ठीक है, ट्रस में हमेशा लोड अप्लाई करेंगे, जॉइंट पे करेंगे। जब हम ट्रस और दूसरा कंडीशन, ट्रस हमेशा कौन सा होता है, पिन जॉइंटेड कनेक्शन होता है। ठीक है, ट्रस हमेशा कौन सा कनेक्शन होता है, पिन जॉइंटेड कनेक्शंस होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जब पिन जॉइंटेड कनेक्शन होगा तो वहाँ पे फ्रिक्शन जो है हमारा क्या होगा, पिन जॉइंटेड कनेक्शन होगा, पिन जॉइंटेड होगा तो वहाँ पे क्या होगा, फ्रिक्शन नहीं डेवलप होगा। जब फ्रिक्शन नहीं डेवलप होगा तो वहाँ पे क्या होगा, मोमेंट भी नहीं डेवलप होगा। जब मोमेंट नहीं डेवलप होगा तो शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट वहाँ पे नहीं आएंगे। तो इसीलिए जब हम ट्रस को डिज़ाइन करते हैं तो हम मान के चलते हैं कि ट्रस में जो लोड आता है, ओनली कौन सा लोड आता है, ओनली एक्सियल फोर्स आता है। ठीक है, ओनली कौन सा लोड आता है, एक्सियल फोर्स आता है। एक्सियल फोर्स ट्रस में आता है। और जो हम फोर्स कहाँ पे लगाते हैं, फोर्स जो है सिर्फ हम ट्रस में कहाँ कहाँ लगा सकते हैं, जो इसके जॉइंट्स होते हैं हम फोर्स हम वहीं पे लगा सकते हैं। अब हम बात करते हैं फ्रेम्स की। अगर फ्रेम की बात कर रहे हैं हम, फ्रेम में जो होता है लोड तो हम जॉइंट पे लगाते हैं। लोड हम कहीं भी, यहाँ भी लोड लगा सकते हैं, यहाँ भी लगा सकते हैं, यहाँ भी आ सकता है लोड, एनी जगह कहीं भी लोड आ सकता है। तो इसमें क्या होता है, फ्रेम में जो होता है क्या होता है, ये जो होता है इसमें शियर फोर्स भी आता है, शियर फोर्स आता है, बेंडिंग मोमेंट आता है और एक्सियल फोर्स आता है। इसमें तीनों फोर्स आते हैं। और अगर हम ट्रस की बात करेंगे, ट्रस में जो होता है सिर्फ कौन सा फोर्स आता है, एक्सियल फोर्स आता है हमारा। ठीक है, तो यहाँ पे 2 बातें हुई, मोटी मोटी बातें हमने यहाँ पे सीखी, ट्रस और फ्रेम में क्या डिफरेंट होता है, और ट्रस में लोड हम कहाँ पे लगाते हैं। और फ्रेम जो होता है हमारा क्या है, फ्रेम जो होता है वो रिगिड जॉइंट कनेक्शंस होता है, रिगिड जॉइंट होता है। ठीक है, ये आप लोगों को इतनी मोटी मोटी बातें पता होनी चाहिए। ठीक है, ये तो बेसिक चीज़ें हैं जो आप लोगों को मैंने बताई। अब हम देखते हैं हमारे क्वेश्चंस में क्या, जैसे 2 मेंबर ऑफ ट्रस को हमें जोड़ना है तो उसको जोड़ने के लिए पहले हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ ऐसे तो नहीं हम डायरेक्ट मेंबर को जोड़ देंगे। मेंबर को जोड़ने के लिए इसमें हम कुछ प्लेट्स वगैरह हम क्या करते हैं, प्लेट लगा देते हैं। प्लेट लगाने के बाद फिर इसमें हम क्या करते हैं, बोल्टिंग कर देते हैं, बोल्ट कर देंगे या रिवीटिंग कर देंगे, या और भी किसी चीज़ से हम कर सकते हैं, एडेसिव्स वगैरह। तो ज़्यादातर हम बोल्टिंग करते हैं, तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, बोल्ट या रिवीटिंग लगा देंगे। तो यहाँ भी ये जो प्लेट जो हम लगाएंगे वो कैसा होना चाहिए, वो प्लेन होना चाहिए, चिकना होना चाहिए। तो हमारा यहाँ भी जो पहले क्वेश्चन का आंसर है वो कौन सा है, आंसर नंबर बी इज़ द राइट आंसर होगा यहाँ पे, चिकने पिन द्वारा। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कैंची के अवयव में निम्नलिखित में से क्या नहीं होता। कैंची का जो इंग्लिश वाले बच्चे समझें, यहाँ पे कैंची क्या होती है, कैंची को हम बोलते हैं ट्रस इंग्लिश में। ठीक है, ट्रस, क्योंकि कैंची किस तरह की होती है, हमारी ट्रायंगुलर शेप होती है कैंची भी, ऐसे करके हम चलाते हैं, कैंची भी इसी फॉर्म में होती है। ठीक है, ये इधर आता है, ये ऊपर जाता है, तो इसी के लिए हम इसको क्या, ट्रायंगुलर शेप में होती है, इसीलिए हम इसको कैंची भी बोलते हैं। तो क्या ट्रस में एक्सियल स्ट्रेस आता है, मोमेंट आता है क्या, बताइए। सीधे डायरेक्ट स्ट्रेस से जाते हैं,
नहीं आते हैं। तो डायरेक्ट स्ट्रेसेज आ जाते हैं। एक्सियल स्ट्रेस आता है ओनली, क्या नहीं आता, मोमेंट नहीं आता, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे कौन सा ऑप्शन होगा, 2 का कौन सा होगा, 2 का बी, आघूर्ण नहीं आता, ठीक है। आघूर्ण का मतलब होता है मोमेंट नहीं आता। मोमेंट क्यों नहीं आता, क्योंकि ट्रस में जो होता है वो पिन जॉइंटेड कनेक्शंस होते हैं। पिन जॉइंटेड कनेक्शन में मोमेंट्स नहीं आते। पिन जॉइंटेड कनेक्शन का मतलब ये है, मान लीजिए एक मेंबर ये है और ये एक मेंबर ये है, ये कोई मेंबर है, ये 2 मेंबर हैं, ठीक है। ये किससे जुड़े हुए हैं, पिन जॉइंटेड कनेक्शन से, पिन जॉइंटेड कनेक्शन से जुड़े हुए हैं। तो पिन जॉइंटेड का मतलब कि ये मेंबर इधर भी रोटेट कर सकता है, ये वाला मेंबर इधर भी आ सकता है। तो यहाँ पे क्या हो, यहाँ रोटेशन अलाउ है। जब रोटेशन अलाउ है तो यहाँ शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट कुछ आएगा नहीं, सिर्फ क्या आएगा, एक्सियल फोर्स इसमें आएगा। तो इसीलिए यहाँ पे हम क्या कहते हैं, मान के चलते हैं इसमें सिर्फ एक्सियल फोर्स ही आएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या नहीं होगा, मोमेंट नहीं होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, ट्रस और बीम में मुख्य अंतर होता है। ट्रस और बीम में डिफरेंस बताना है हमें। कैंची का प्रयोग अधिक पार्ट वाले भवनों हेतु किया जाता है। कैंची जो हम ट्रस यूज करते हैं, ट्रस जैसे एक ट्रस, ठीक है, फिर आपका दूसरा ट्रस, फिर ये तीसरा ट्रस, फिर ये चौथा ट्रस, फिर ये पांचवा ट्रस। तो यहाँ पे क्या होती है, स्पैन जो है बढ़ती चली जाती है, ठीक है। लंबे स्पैन के लिए हम यूज कर सकते हैं। जैसे ब्रिज वगैरह आपने देखा होगा, ब्रिज या रेलवे ब्रिज है, या ये सब जो ब्रिज बनाते हैं वो सब कौन से होते हैं, ट्रसेस वगैरह पे हम बनाते हैं। तो वहाँ पे हमें स्पैन जो होती है क्या, इस स्पैन हमें वहाँ लंबी मिल जाती है। तो इसी वजह से हम इसको अपनाते हैं। तो धरन का प्रयोग सामान्यतः छोटे पार्ट वाले भवनों के लिए होता है। धरन जो बीम होती है, बीम का जो हम जनरली यूज करते हैं वो छोटे पार्ट या छोटे स्पैन के लिए यूज करते हैं। छोटे स्पैन के लिए हम क्यों यूज करते हैं, क्योंकि बीम जो होता है उसको थोड़ा बनाने में भी दिक्कत होगी, या तो एक दूसरा सबसे बड़ी कंडीशन, इसका वेट बहुत ज़्यादा होगा। वेट अगर ज़्यादा होगा और इसमें क्या होती है, टेंशन होती नहीं। इसमें टेंशन क्या होती है, टेंशन बहुत कम होती है। जब टेंशन बहुत कम होती है तो इसमें सैगिंग होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहेंगे। तो जो बीम में जैसे हम क्या करेंगे, इसमें लोड डालेंगे तो ये सैग होने के इसमें चांसेस रहेंगे और इसको ले जाने में भी बहुत मुश्किल आएगी। तो इसीलिए हम इसका यूज भी, धरन का प्रयोग सामान्यतः छोटे पार्ट के लिए ही करते हैं, बड़े पार्ट के लिए हम इसका यूज नहीं करते हैं। कैंची के उपयोग में इनके संपूर्ण खंड क्षेत्रफल में समान तीव्रता प्रतिबल उत्पन्न होता है। अब मान लीजिए ये कैंची के जो जितने भी मेंबर्स होते हैं सब में सेम स्ट्रेसेस सेम फोर्स डेवलप होता है। अगर इतना फोर्स इस वाले मेंबर में आ रहा है तो वही फोर्स इस वाले मेंबर में भी आएगा, वही फोर्स इस वाले मेंबर में भी आएगा, ठीक है। ये क्या है, डिज़ाइन का अजम्पशंस हैं, ठीक है। ये सब बातें आप लोगों को पता होनी चाहिए, ये सब अजम्पशंस ली गई हैं, ठीक है। तो हमारा और डी का यहाँ पे डी जो हमारा ऑप्शन है, एक ऑप्शन नंबर डी है, ऑल ऑफ दिस। तो हमारा कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में किसका पदार्थ का प्रयोग ट्रस बनाने में किया जाता है। पहले जो है, सबसे पहले पुराने ज़मानों में आप लोगों ने देखा होगा लकड़ी की ट्रस बनती थी, ठीक है। कहीं देखा होगा ब्रिज वगैरह, लोग एक जगह से दूसरी जगह, जैसे रिवर पे बना देते हैं, क्या बना देते हैं, लकड़ी का ब्रिज बनते थे, पार करने के लिए, रास्ता पार करने के लिए लोग बना देते थे। तो पहले क्या करते थे, वो लकड़ी की बनती थी। अब हम जैसे स्टील वगैरह अब हम यूज़ करने लगे, लेकिन पहले वुड का हम बनाते थे। तो मेटल्स बार तो यूज़ करते हैं। चैनल सेक्शंस भी हम बना के यूज करते हैं, ठीक है। चैनल सेक्शंस भी होते हैं बहुत सारे, उसमें भी हम यूज करते हैं। कंक्रीट का कभी आपने ये नहीं देखा होगा, कंक्रीट का हम कहाँ बनाते, कंक्रीट का इसलिए नहीं बनाते क्योंकि इसके टेंशन बहुत कम होती है और इसका वेट भी बहुत ज़्यादा होता है और इसको ले जाने में बहुत मुश्किल होती है और इसमें सैगिंग होने के चांसेस रहते हैं, इसीलिए हम इसको नहीं अपनाते हैं। तो हमारा ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर होगा। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ट्रस की मितव्ययी लागत ज्ञात करने के लिए सूत्र का प्रयोग होता है। इकोनॉमिकल कॉस्ट, अगर हमें ट्रस की पता करनी है, ट्रस की क्या पता करनी है, इकोनॉमिकल कॉस्ट, तो पता करने के लिए टी इक्वल टू, पहला ऑप्शन टी इक्वल टू 2p प्लस आर, टी इक्वल टू 3p प्लस आर, सी इक्वल टू टी इक्वल टू 4p प्लस आर, डी इक्वल टू। अब हम यहाँ पे जो यहाँ पे टी है, पी है, आर है, इसका मतलब समझते हैं। टी क्या है यहाँ पे, टी क्या है, कॉस्ट ऑफ ट्रस,
कॉस्ट ऑफ ट्रस्ट, ठीक है। पी क्या है, कॉस्ट ऑफ पर्लिन। पर्लिन पर्लिन क्या होता है, पर्लिन जो होता है ट्रस और राफ्टर को ये क्या करता है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है। कवरिंग जो हम लगाते हैं ट्रस के ऊपर, पहले ट्रस बनाएंगे उसके ऊपर हम जो आप लोग रेलवे वगैरह जब स्टेशन पे आप लोग जाते हैं, ऊपर जो ट्रस का आप लोग वो देखते होंगे, उस पर छत बनी होती है, तो ऐसे करके तो यहाँ पे जो ये सपोर्ट प्रोवाइड करता है, सपोर्ट जो हम देते हैं वो क्या, उसी को हम क्या बोलते हैं, पर्लिन बोलते हैं, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ द पर्लिन, यहाँ पे टी क्या है, यहाँ पे हमारा टी क्या है, कॉस्ट ऑफ ट्रस, कॉस्ट ऑफ ट्रस, और पी क्या है, कॉस्ट ऑफ पर्लिन, कॉस्ट ऑफ पर्लिन, और यहाँ पे आर क्या है हमारा, आर है यहाँ पे हमारा कॉस्ट ऑफ रूफिंग, रूफिंग पेमेंट, ठीक है। रूफिंग बाय कवरिंग, रूफ बाय कवरिंग पेमेंट, एरिया स्टील एस्बेस्ट, कॉस्ट ऑफ कवरिंग, जिस भी मटेरियल से हम उसकी छत बना रहे हैं, कॉस्ट ऑफ कवरिंग या वुड से बना रहे हैं या स्टील से बना रहे हैं या एस्बेस्टस से हम बना रहे हैं, ठीक है। तो इसका जो हमारा फार्मूला आता है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए है, ए इज़ द राइट आंसर। टी इजकल टू 2p प्लस आर, ये आप लोगों को क्या करना है, याद रखना है। ए इजकल टू टी इजकल टू 2p प्लस आर, 5 का ए। तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कैंची की पार्ट की मितव्ययी दूरी, इकोनॉमिकल स्पेसिंग की बात कर रही है। इकोनॉमिकल स्पेसिंग कितनी होती है ट्रस की, इकोनॉमिकल स्पेसिंग ऑफ ट्रस, इकोनॉमिकल स्पेसिंग जो होती है ट्रस की, इकोनॉमिकल स्पेसिंग जो होगी, तो यहाँ पे एल जो हर क्वेश्चन में एल दिया हुआ है, तो एल का मतलब क्या है, एल का मतलब होता है स्पैन ऑफ ट्रस। तो इकोनॉमिकल स्पेसिंग जो होगी ट्रस की, वो हमेशा हम कितना लेके चलते हैं एजम्पशन डिजाइन में जब हम इकोनॉमिकल स्पेसिंग ऑफ ट्रस का लेके चलते हैं L/3 टू L/5 चलते हैं। तो जहाँ पे एल क्या है, एल हमारा है स्पैन ऑफ ट्रस, ठीक है। ट्रस का स्पैन कौन सा हो, ये स्पैन है। फिर हमने यहाँ पे दूसरा मेंबर जोड़ा, ये वाला स्पैन है, ठीक है। ये हमारा ये होता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा यहाँ पे कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कैंची का स्वयं का भार ज्ञात करने के लिए, कैंची का अगर हम जो हमारा ट्रस का क्या करेंगे, ट्रस का अगर हमें वेट निकालना है, ट्रस का अगर हमें वेट फाइंड आउट करना है, तो हम कैसे करेंगे, क्या फार्मूला है उसके लिए, कौन सा फार्मूला यूज करना है, W=S/3 + 5 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर, S/3 × 5 किलोग्राम पर मीटर 3 - 5। देखो यहाँ पे W क्या शो कर रहा है, W क्या है, वेट है, और S क्या है, S जो है यहाँ पे स्पैन ऑफ ट्रस, S क्या है, स्पैन ऑफ ट्रस। तो यहाँ पे जो हमारा फार्मूला होता है, स्पैन को हम बोलते हैं पार्ट, हिंदी में बोलते हैं पार्ट। तो यहाँ पे जो हमारा फार्मूला निकल के आता है, W=S/3 + 5 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर में आएगा, ठीक है। ये वाला हमारा कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 2 या 2 से अधिक साधारण ट्रस को जोड़कर निर्मित किया जाने वाला ट्रस कहलाता है। हमारे पास ट्रस कितने तरह के होते हैं, ट्रस टाइप्स ऑफ ट्रस जो होते हैं, टाइप्स ऑफ ट्रस 2 तरह के होते हैं। एक तो होता है सिंपल ट्रस, और दूसरा होता है कंपाउंड ट्रस, ठीक है, कंपाउंड ट्रस या जटिल ट्रस। कंपाउंड ट्रस, यौगिक ट्रस भी जिसे हम बोलते हैं। तो सिंपल ट्रस जो होता है, सिर्फ क्या होता है, ये हमारा सिंपल ट्रस है, एक मेंबर से जुड़ के बनता है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं सिंपल ट्रस। अब इसी में जितने मेंबर हम जोड़ते चले जाएंगे, फिर हमने एक मेंबर इसमें जोड़ा, ठीक है, फिर एक मेंबर जोड़ा, ठीक है, फिर एक मेंबर जोड़ा यहाँ पे। अब ऐसे जितने में बहुत सारे मेंबर हम जोड़ते चले जाएंगे, तो क्या स्पैन इसकी बढ़ती चली जाएगी, पार्ट की लंबाई बढ़ती चली जाएगी। तो सिंपल ट्रस जो होता है, सिर्फ
एक मेंबर से मिलकर बना होता है, और कंपाउंड एक ट्रस्ट से मिलकर बना होता है। और कंपाउंड ट्रस्ट जो होता है, एक ट्रस्ट, दो ट्रस्ट, तीन ट्रस्ट, चार ट्रस्ट, पांच ट्रस्ट, कई सारे ट्रस्ट से मिलकर बना होता है। तो उसी को हम बोलते हैं सिंपल ट्रस्ट, जो एक मेंबर से मिल एक ट्रस्ट होता है, उसमें एक मेंबर से मिलके बना होता है। और कंपाउंड ट्रस्ट जो होता है उसमें कई सारे मेंबर आ जाते हैं, ठीक है। इसमें जैसे ये हमारा क्या है, सिंपल ट्रस्ट है। अब इसी में एक सिंपल ट्रस्ट हम और ऐड कर दें, एक सिंपल ट्रस्ट और ऐड कर देंगे तो वो क्या बन जाएगा, कंपाउंड ट्रस्ट बन जाएगा, ठीक है। तो उसमें कई सारे ट्रस्ट आ जाएंगे। तो यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, दो या दो से अधिक से जो है, एक मेंबर, एक ट्रस्ट, दो ट्रस्ट, फिर हमारा तीन ट्रस्ट, फिर चार ट्रस्ट, फिर पांच ट्रस्ट, ऐसे करके हम ट्रस्ट को जोड़ते चले जाएंगे। तो उसको हम क्या बोलेंगे, यौगिक ट्रस्ट बोलेंगे। यौगिक ट्रस्ट को इंग्लिश में को बोलते हैं कंपाउंड ट्रस्ट बोलते हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ट्रस्ट में कोई नमन प्रतिबल नहीं उपजते क्योंकि ट्रस्ट में कोई नमन मानी गई अवधारणाएं हैं, डिजाइन है, उपयोग की गई सामग्री। देखिए ट्रस्ट में कोई ये मोमेंट्स या शियर फोर्स, ठीक है, या बेंडिंग मोमेंट, ये सब नहीं आता। क्यों नहीं आता, क्योंकि ये हमने मान लिया है, मानी गई ये एजम्पशंस हैं। डिजाइन करने से पहले ट्रस्ट का हम कुछ एजम्पशंस पढ़ते हैं। एजम्पशन जो कोड ने दिया हुआ है, बताया हुआ है कि ट्रस्ट में सिर्फ एक्सियल फोर्स आएगा, नो बेंडिंग मोमेंट, नो शियर फोर्स आएगा, ये सब एजम्पशंस ली जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, मानी गई अवधारणाएं हैं, ठीक है, या एजम्पशंस है, मानी गई क्या है, एजम्पशंस हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जब कैंची छत में कोड़ी खंड का प्रयोग परलिन में किया जाता है तो कैंची का ढाल रखा जाता है। ये मान लीजिए कई सारे ट्रस हैं, एक ट्रस, फिर ये दो ट्रस, फिर ये ट्रस, फिर ये ट्रस, फिर ये ट्रस। अब हमने ट्रस तो बना दिया, ठीक है, ट्रस हमने लगा दिया। अब इसके ऊपर हम कवरिंग, ये जो एरिया तो खुला हुआ ना, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया, इसको तो हम ढकेंगे ना। अब जो हम इसको ढकेंगे किसी मटेरियल किसी न किसी मटेरियल से ढकेंगे, या तो स्टील से ढक देंगे हम, या हम एस्बेस्टस शीट से ढक देंगे। जो मटेरियल से हम इसको ढक रहे हैं उसी को हम क्या बोल रहे हैं, परलिन बोल रहे हैं। परलिन बोल रहे हैं, जो मेंबर सपोर्ट कर रहा है उसी को हम क्या बोल रहे हैं, परलिन बोल रहे हैं। तो इसका जो हम कितने एंगल पे रखते हैं, तो ये पूछ रहा है कितने एंगल पे हम रखते हैं। हमेशा जो रखेंगे 30 डिग्री से कम एंगल पे हम हमेशा लेस दें 30 डिग्री से कम एंगल पे हम रखेंगे, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ट्रस के विभिन्न जोड़ों में गसेट प्लेट का न्यूनतम मोटाई रखी जाती है। अब यहाँ पे गसेट प्लेट क्या होती है, गसेट प्लेट क्या होती है, आइए देखते हैं। गसेट प्लेट ये होती है, गसेट प्लेट जैसे एक मेंबर ये है हमारा, एक मेंबर ये है। अब इन दोनों मेंबर को आपस में जोड़ना है। अगर हमने इस मेंबर को आपस में जोड़ने के लिए क्या करेंगे, जाहिर सी बात है पहले हम इसमें कोई प्लेट लगाएंगे, ठीक है, इधर प्लेट लगाएंगे, लगाने के बाद फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे, रिविटिंग करेंगे, यहाँ रिविटिंग करेंगे या बोल्टिंग करेंगे, इधर भी करेंगे, इधर भी करेंगे, इधर भी करेंगे। अब क्या होगा, अगर हम पहले ऐसे डायरेक्ट जोड़ देते हैं, इस मेंबर को डायरेक्ट यहाँ कर देते हैं, तो इस मेंबर में इतनी मजबूती नहीं आती, ठीक है, मेंबर हमारा कमज़ोर रहता है और लोड भी ट्रांसफ़र नहीं होता। अब हमने लोड को ये सब लगाने से क्या हुआ, लोड भी अब ज़्यादा एरिए पर क्या हो रहा है, लोड जो मेंबर हमने यहाँ पर अलग से प्लेट लगा दी, तो लोड जो है ज़्यादा एरिए पर ट्रांसफ़र हो रहा है, ठीक है, लोड का डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा हो रहा है। तो इसी वजह से हम गसेट प्लेट लगाते हैं, जो लोड डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है और थोड़ा इसकी स्ट्रेंथ क्या होती है, स्ट्रेंथ भी वहाँ पे बढ़ जाती है। तो इसीलिए हम गसेट प्लेट का यूज करते हैं। जो गसेट प्लेट हम लगाते हैं उसकी जो है गसेट प्लेट की मोटाई कितनी होनी चाहिए, उसकी मोटाई जो होनी चाहिए 12 mm होनी चाहिए, ठीक है, 12 mm हम लेते हैं, कम से कम 12 mm, मिनिमम 12 mm होनी चाहिए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ट्रस पर आने वाले अचल भार डेड लोड में संलग्न है। डेड लोड में कौन सा होता है, डेड लोड क्या होता है। मान लीजिए ये स्ट्रक्चर ये ट्रस हमने बनाया, ठीक है, ये ट्रस बनाया, ये मान लीजिए हमने एक ट्रस बनाया, ठीक है, फिर ये ट्रस बनाया, फिर एक ट्रस हमने बनाया, एक ट्रस बनाया। अब ट्रस का जो भी वेट है, ठीक है, ट्रस बना के हमने
ट्रस का हमने ब्रिज बना दिया। अब जो ट्रस का जो एक्चुअल वेट आ रहा है, एक्चुअल वेट क्या है, वही तो डेड वेट है। ट्रस का जो एक्चुअल वेट है वही तो डेड, वही तो भार है, वही तो ट्रस का वेट है। उसी को हम क्या बोल रहे हैं, जो ट्रस का अपना भार है उसी को हम क्या बोल रहे हैं, डेड लोड बोल रहे हैं। ठीक है, अस्थायी रूप से संलग्न भार, अस्थायी रूप से संलग्न भार। अस्थायी रूप से संलग्न भार में क्या आ जाएगा, लाइव लोड भी आ जाएगा। अगर इसमें कोई भी आ गया, या कोई इंसान चला गया, या कोई गाड़ी चली गई है, मान लीजिए यहाँ पे कोई और मेंबर यहाँ पे आ गया, तो वो क्या हो गया, अस्थायी रूप से संलग्न भार हो गया, क्योंकि इसके भार में कोई और वेट आके ऐड हो गया। अस्थायी रूप से संलग्न भार में क्या होगा, उसमें सिर्फ जो ट्रस का अपना वेट होगा, कौन सा वेट होगा, अपना वेट, खुद का वेट होगा। ठीक है, तो उसी को अस्थायी रूप से संलग्न भार होगा। तो हमारा 12वें का कौन सा ऑप्शन होगा, 12 का जो ऑप्शन होगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर होगा। ठीक है, तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर, कैंची में चल भार व अचल भार के मान की गणना की जाती है। कैंची में चल भार का क्या मतलब, चल भार का जो मतलब है लाइव लोड, और इसका क्या है, डेड लोड। जैसे हमने आरसीसी जब हम पढ़ते थे, आरसीसी में हमने कुछ स्टील के लिए, जैसे हम लेते हैं स्टील के लिए कुछ हम एज्यूम करते हैं क्या है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1.15, और कंक्रीट के लिए 1.5 एज्यूम करते हैं। वैसे हम जब ट्रस वगैरह डिज़ाइन करते हैं तो उसमें भी हमें कुछ एज्यूम करना पड़ता है। लाइव लोड के लिए इतने से मल्टीप्लाई करेंगे, और डेड लोड के लिए हम लोड जो जितना निकल के आएगा उस लोड को हम क्या करते हैं, फैक्टर ऑफ सेफ्टी से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब फैक्टर ऑफ सेफ्टी से हम क्यों मल्टीप्लाई कर देते हैं, मान लीजिए लोड आ रहा है 100 किलो न्यूटन का, अब फैक्टर ऑफ सेफ्टी से मल्टीप्लाई करके लोड आ जाएगा थोड़ा सा 110 किलो न्यूटन का। थोड़ा सा हम ज़्यादा लोड के लिए डिज़ाइन कर देते हैं, इसलिए डिज़ाइन करते हैं क्योंकि हमारा मेंबर जो है थोड़ा सेफ रहे। ठीक है, तो इसलिए हम ज़्यादा लोड के लिए डिज़ाइन करते हैं। तो लाइव लोड के लिए जो हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 2.2 से मल्टीप्लाई करते हैं, और डेड लोड के लिए जो हम मल्टीप्लाई करते हैं 1.5 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे हमारा कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर होगा। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14, दो लगातार आने वाली ट्रस के बीच स्थान कहलाता है। दो लगातार, एक ट्रस ये है हमारा, एक ट्रस ये है, एक ट्रस ये है, मान लीजिए दो लगातार, ये जो बीच वाला जो इसको हम क्या बोलते हैं, दो लगातार ट्रस के बीच वाला जो स्थान होता है उसको हम बोलते हैं, दो लगातार ट्रस आने वाली ट्रस के बीच स्थान कहलाता है, बे बोलते हैं उसको। ठीक है, आप लोग याद रख लीजिए। पिच को अभी मैं नीचे समझाऊंगा इनके क्वेश्चन से, तो उसको हम क्या बोलेंगे, बे बोलेंगे। ठीक है, हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ट्रस की क्षैतिज लंबाई, पाट एवं ऊंचाई को ट्रस को कहते हैं क्षैतिज ऊंचाई। ये मान लीजिए आपका ट्रस है, ठीक है, ये ट्रस की क्षैतिज लंबाई हॉरिजॉन्टल, ये इसको हम क्या बोलते हैं, पार्ट बोलते हैं। ठीक है, एवं ऊंचाई के अनुपात को ट्रस की क्या कहते हैं, ये जो है इसको हम क्या बोलते हैं, क्षैतिज, इसको हम बोलते हैं ये क्या है, ये हाइट है इसकी, तो इसी हाइट को हम क्या बोलते हैं, पिच बोलते हैं। ठीक है, PITCH, पिच। तो यहाँ पे कौन सा हमारा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, पार्ट और हाइट के अनुपात को हम क्या बोलते हैं, पिच बोलते हैं, पिच बोलते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बॉटम कॉर्ड क्या होते हैं, बॉटम कॉर्ड होता है और एक टॉप कॉर्ड होता है। मान लीजिए ये हमारा कोई ट्रस है, ये कोई हमारा ट्रस है। ठीक है, इस ट्रस को हमने किससे जोड़ दिया है, बाई, ये एक एक्सियल मेंबर हमने दिया, एक मेंबर इधर दिया। ठीक है, इधर दिया, इधर दिया। ये वाला जो ऊपर वाला जो ट्रस के सबसे ये वाला जो ये वाले मेंबर और ये वाले दोनों मेंबर क्या कहलाते हैं, इसको हम बोलते हैं टॉप कॉर्ड, और ये वाला जो होता है इसको हम बोलते हैं क्या, बॉटम कॉर्ड, बॉटम कॉर्ड। ठीक है, तो ट्रस के सबसे निचले क्षैतिज उपांग, बॉटम कॉर्ड की बात कर रहा है ये, बॉटम कॉर्ड।
ठीक है। तो यहाँ पे हमारा कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर। ट्रस के सबसे ऊंचरी उपांग को हम टॉप कॉर्ड बोलते हैं, ठीक है। बॉटम कॉर्ड को इसको हम बॉटम कॉर्ड बोलते हैं, इसको जो हम बोलते हैं टॉप कॉर्ड बोलते हैं, ठीक है। ये आप लोग याद रख लीजिएगा, ठीक है, इम्पॉर्टेंट है ये। क्वेश्चन नंबर 17 में देखते हैं, छत कैंची में पैनल किस भाग को कहते हैं। पैनल, पैनल जो होता है आपका छत कैंची में पैनल किस भाग को कहते हैं। ये मान लीजिए हमने ट्रस है हमारा, ट्रस को अब हमने क्या है, हमने एक मेंबर को हमने यहाँ जोड़ा है, एक मेंबर को हमने यहाँ जोड़ा है, और ये है मान लीजिए। अब इस मेंबर को हमने क्या किया, यहाँ पे अब हमने बोल्टिंग की एक प्लेट लगा दिया, इधर प्लेट लगाया, इधर प्लेट लगाया और इधर प्लेट लगाया, ठीक है। इधर भी एक हमने प्लेट लगा के, अब हमने क्या किया, प्लेट लगा के यहाँ रिवेटिंग कर दिया, यहाँ भी रिवेटिंग कर दिया, यहाँ भी रिवेटिंग कर दिया, यहाँ भी रिवेटिंग कर दिया। इन दोनों के बीच में दो जोड़ों, एक जोड़ ये हो गया, एक जोड़ों के एक दो जोड़ों के बीच के उपांग को जो होता है, इन दो जोड़ों के बीच के, इन दो जोड़ों के बीच के, इन दो जोड़ों के बीच के, इन्हीं जोड़ों के बीच के उपांग को हम क्या बोलते हैं, छत कैंची को पैनल बोलते हैं, पैनल बोलते हैं, ठीक है। ये आप लोग डायग्राम बना के आप लोग याद रख सकते हैं इसको। एक बार डायग्राम बनाना और उससे समझ लेना, ठीक है। डायग्राम बना के आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। इस हर मेंबर को हम कैसे जोड़ेंगे, बाय यूजिंग प्लेट के जरिए, फिर बोल्टिंग करेंगे, या तो रिवेटिंग कर सकते हैं, ठीक है। फिर उसमें हम कुछ उसका क्या है, उसके छत पे हम जो भी हमें मटेरियल यूज करना है, फिर मटेरियल हम यूज कर लेंगे, ठीक है। दो जोड़ों के उपांग को क्या कहते हैं। तो हमारा 17 का कौन सा होगा, 17 का सी इज द राइट आंसर होगा। अब हम देखते हैं 18 क्वेश्चन का क्या है, प्लम्ब कट इंटरेस्ट ओवरहैंग इज डिफाइंड एज। प्लम्ब कट क्या होता है, प्लम्ब कट, मान लीजिए ये कोई आपका ट्रस है, ठीक है। ये कोई ट्रस है, यहाँ पे हमने क्या है, सपोर्ट प्रोवाइड किया है। अब ट्रस का जो ये वाला पोर्शन है ओवरहैंग वाला, यहाँ से जो ये वाला पोर्शन बाहर निकल रहा है ना, ये वाला पोर्शन जो बाहर वाला पोर्शन है, इसको हम क्या बोल रहे हैं, ओवरहैंग। ये क्योंकि ये बाहर निकला हुआ है, इस वाले पोर्शन को क्या बोल रहे हैं, ओवरहैंग। अगर इसके पैरेलल ये जो हमने बीम लगाई है यहाँ पे, ये सपोर्ट जो प्रोवाइड किया है ट्रस को रोकने के लिए, इसके पैरेलल अगर हम इसको कट कर देते हैं, इसके पैरेलल अगर हम इसको कट कर देते हैं, इसको पैरेलल अगर हम इसको यहाँ से इसके पैरेलल कट किया, ये आ रहा था, इसको पैरेलल हमने कट कर दिया, इसके पैरेलल कर दिया, इसी के पैरेलल हमने इसको कट कर दिया, तो अब हम इसको क्या बोलेंगे, इसी को हम बोलते हैं प्लम्ब कट इंटरेस्ट ओवरहैंग इज डिफाइंड वर्टिकल कट इंटरेस्ट ओवरहैंग पैरेलल टू वॉल। ये जो मेंबर था, तो ये जो हमने क्या कॉलम लगाया था सपोर्ट करने के लिए ट्रस को, उसी के हम क्या पैरेलल में इसको हम कट कर देते हैं ओवरहैंग पोर्शन को, तो उसी को हम बोलते हैं वर्टिकल कट ओवरहैंग चॉर्ड इन पैरेलल और पैरेलल टू वॉल। तो हमारा एक कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब हम चलते हैं दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, स्क्वायर कट इन ट्रस। स्क्वायर कट क्या होता है ट्रस में, स्क्वायर कट वो होता है, स्क्वायर कट देख लीजिए आप लोग, ये हमारा मेंबर्स है ट्रस का। अब देखो यहाँ पे ये हमारी सपोर्ट है, ठीक है। अब ये अगर हम पहले हम कैसे कट कर रहे थे, इस जो हमने सपोर्ट प्रोवाइड किया था, उस सपोर्ट के पैरेलल हम इसको ऐसे करके कट कर देते रहे, ठीक है। सपोर्ट के पैरेलल कट कर रहे थे। अब ये जिस डायरेक्शन में हमारा ये मेंबर्स आ रहा है, उसी डायरेक्शन को हम क्या करते हैं, परपेंडिकुलर, इस डायरेक्शन को हम परपेंडिकुलर कट कर देते हैं, ठीक है। इस डायरेक्शन को हम परपेंडिकुलर कट करेंगे, ये डायरेक्शन इधर आ रहा है, तो इसके परपेंडिकुलर हम इसको कट कर देंगे। तो हमारा यहाँ पे क्या वर्टिकल कट इन ट्रस ओवरहैंग टॉप चॉर्ड पैरेलल टू वॉल, ये तो नहीं हो सकता। ये किस में होता है, ये होता है
ये ऊपर वाला जो होता है उसमें होता है, अभी हमने क्वेश्चन परपेंडिकुलर कट इन टॉप चार्ट। टॉप चार्ट जो हमारा होता है इसी के परपेंडिकुलर हम इसको कट करते हैं। तो हमारा कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर बी इज द परपेंडिकुलर कट इन टॉप कॉर्ड। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा लास्ट क्वेश्चन है, सामान्यतः छत कैंची की पिच इसकी ढलान होती है। सामान्यतः क्या क्वेश्चन है? सामान्यतः छत कैंची की पिच इसकी ढलान होती है। ढलान कितनी होती है? इसमें जो हम ढलान कैंची में रखते हैं हमेशा कितना रखते हैं? आधी रखते हैं। ठीक है, ये आप लोग याद रख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 20 का बी, आधी ढलान हम इसमें क्या रखते हैं? आधी रखते हैं ढलान। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आज का आज की क्लास हमारी यहीं पे समाप्त होती है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और क्वेश्चन देखेंगे इंपॉर्टेंट। आज हमारा ट्रस्ट के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे ख़त्म हो गए। ठीक है, ओके, थैंक्स।